Welcome, dear students. This should perhaps be the last lecture in the series of human rights and vulnerable groups. And in this lecture, we will try to understand the human rights standards internationally in place with respect to children and minorities. We'll start with a discussion with respect of children. Children actually uh, is a very fragile debate or aspect of human rights because of certain reasons. The most important reason among them being that children are not in a position to bargain about their rights or fix the contours or delineate the peripheries of their rights. जितने भी अडल्ट होते हैं वो अपने राइट्स के बारे में बात कर सकते हैं, उनको कॉन्टेस्ट कर सकते हैं, बार्गेन कर सकते हैं, उनका एलिमेंट डिटरमाइन कर सकते हैं। और चिल्ड्रन के मामले में हमेशा ये अडल्ट ही करेंगे बिकॉज चिल्ड्रन आर नॉट इन अ पोजिशन टू even understand the nature of their rights. So the first is the question of their understanding. Second is that children are fragile because of their fragility or because of their vulnerability to the adversity. They get impacted or affected immediately in any situation. चाहे कोई भी ह्यूमन राइट्स अब्यूज की सिचुएशन हो, चाहे वॉर हो, चाहे वो इकोनॉमिक क्राइसिस हो, चाहे वो न्यूट्रिशन की क्राइसिस हो, चाहे वो लैक ऑफ एजुकेशन हो, पॉवर्टी हो, ऑल दो सिनेरियोज में चिल्ड्रन सबसे पहले अफेक्ट होते हैं एंड टुगेदर विद द कंडीशन के उनको ये समझ बूझ ही नहीं है कि इससे बाहर कैसे आया जाए, बचा कैसे जाए. सो दे आर मोर ओपन और प्रोन टू द रिस्क. और सर्टेन बेसिक चीज़ें जो एट द थ्रेश होल्ड ऑफ ह्यूमन लाइफ और जर्नी ऑफ ह्यूमन लाइफ मिलने चाहिए इंसान को. फॉर एग्जांपल हेल्थ है, न्यूट्रिशन है, एजुकेशन है, सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट है और कॉग्निटिव डेवलपमेंट है. देयर आर सर्टेन, फॉर एग्जांपल यू कैन काउंट ऑन देम. राइट टू हेल्थ और रिक्वायरमेंट्स ऑफ हेल्थ है, न्यूट्रिशन है, इसी तरह सोशल डेवलपमेंट है, एजुकेशन है, इसी तरह राइट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, एंड इवन इन राइट्स ऑफ रिक्रिएशन. साइकोलॉजिकली उनको रिक्रिएशन, मस्ती, खेल को तिफ्ल इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो खुश ही नहीं रह सकता अगर वो मौज मस्ती नहीं करे, खेले कूदे नहीं. सो ये सारे राइट्स उनको मिल जाएं एंड अप टू द फुलेस्ट एक्सटेंट. इसके लिए द मेंबर स्टेट्स और द internationally the states regrouped on several occasions, and previously the standards were set under the auspices of League of Nations और 1924 में, और इसके बाद भी 1959 में. 1924 में तो जनरल असेंबली ने और 1959 में 1924 में तो लीग ऑफ नेशंस ने और 1959 में जनरल असेंबली ने सर्टेन रेगुलेशन इसके लिए ले डाउन किए. बट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो इस सिनेरियो में है वो है चाइल्ड राइट्स कन्वेंशन, जिसे हम कहते हैं, या जिसका पूरा नाम है कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड, बट विल रेफर इट एट चाइल्ड राइट्स कन्वेंशन और वी विल कॉल इट जस्ट सीआरसी. इसे सीआरसी भी कहते हैं और ये 1989 का है, नवंबर 1989 में आया and it entered into force next year, that is 1990. It was enforceable from 1990 और इंडिया ने इसको रेटिफाई किया 1992 में. इसका आर्टिकल 1 जो है ये बच्चों को डिफाइन करता है, चाइल्ड को डिफाइन करता है, और इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव डेफिनेशन जिसका स्कोप दोनों तरफ से लूज एंडेड है. फॉर एग्जांपल इट डिफाइंस इट कि एनी पर्सन जो बिलो 18 ईयर्स हो, ही इज़ अ चाइल्ड or she is a child, or any other law which is applicable. So it leaves space for any other law which dictates the majority. If any other law is applicable and to the child, so even that by virtue of article 1, below 18 or any other law जो भी applicable है, जो set करता है age limit. Now जो convention standards है, apart from the committee के discussion में हम आएंगे. Convention standards.
व्हाट डज द कन्वेंशन डू, ये समझना हर कन्वेंशन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. Most of the member states committee of nations are the members of this, and interestingly US is not a ratifier of the child rights convention for the reasons best known to them. But child right convention standards are based on three core concepts and what are known as four principle or guided principles. इसमें three core concepts है, three core concepts या जिसे हम 3 P's भी कहते हैं, 3 P's and four guiding principles. और यही सारे कन्वेंशन का लुब्बे लुबाब है या समरी है. We'll first discuss those four principles because child rights के discourse को लेकर के जो protection mechanism है, it always revolves around those four guiding principles. The first principle ये without that convention ये चार principle child rights mechanism को surround करते हैं हमेशा, चाहे कोई भी debate हो child rights की. और child rights convention का एक खास बात है because this is one of the most comprehensive document pertaining to children only. दो specific reference कहीं children का वैसे भी मिल जाता है हमें, चाहे UDHR में हो, चाहे और conventions में हो या genocide convention में भी है. But ये एक exhaustive and comprehensive convention है जो children को specifically deal करती है of that age group और any other law जो applicable हो उनको by virtue of Article 1. तो ये जो चार principles हैं, four guiding principles of principle of non-discrimination है, best interest rule है, and certain rights of life, survival and development, और principle of respect for views for child rights or views of child. ये convention में itself embedded है article 2, 3, 6 and 12 में. I'll write them one by one. The first and foremost principle is principle of non-discrimination. Principle of non-discrimination. This is the right should be based on the principle of non-discrimination and there shall not be any discrimination amongst those children by any factor, चाहे कोई सा भी factor हो, and right should be guaranteed or assured. There should be no discrimination even amongst the children. This is the first principle which surrounds the mechanism of child rights और ये article 2 में embedded है. Article 2 of the जो भी आर्टिकल्स या प्रोविजंस का रेफरेंस देंगे अब वी आर रेफरिंग टुवर्ड्स द कन्वेंशन इटसेल्फ. दूसरा प्रिंसिपल जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है दैट इज कॉल्ड बेस्ट इंटरेस्ट रूल और बेस्ट इंटरेस्ट प्रिंसिपल. चूँकि चिल्ड्रन में ये कैपेसिटी नहीं होती है, दे कैन नॉट डिटरमाइन देयर राइट्स देमसेल्व्स और द कंटेंट ऑफ राइट्स आर्टिकल 3 में. So always courts or the mechanism or the regulating bodies या जो भी होंगे committees जो human rights के content को regulate करती है children के aspect में, this principle is always the primary principle, best interest. ये देखा जाना मतलब है कि बच्चे का सबसे अच्छा interest कौन सा है amongst all the interests which are suitable to the children, उसमें से best interest rule लगा करके best interest चुना जाएगा. और यही guiding principle होता है जो certain issues बच्चों को लेकर के arise होते हैं, for example custody को लेकर के, guardianship को लेकर के भी, और many other issues जो होते हैं. और ये municipal courts ने भी best interest rule कई सारे cases में refer किया हुआ है, और municipal courts are also guided by best interest principle in matters of children. And the third principle is राइट या रादर एक ही राइट है बट ये तीन राइट्स हैं subsumed into one right, that is the right of this is a principle actually, the right of life, survival and development. और इनको एक ही राइट माना जाना चाहिए बच्चों के नज़रिए से. This is actually a bundle of rights but
culminated in a one single right, जिसमें life है and life plus the survival. Life does not mean mere existence. लाइफ के साथ लाइफ के ऑल फैसेट्स साथ जाते हैं, जिसमें बच्चे को साइकोलॉजिकली और रिक्रिएशनली खुश रहने का पूरा हक़ है, और उसे खेल कूद का भी, और उसे कंपैशन मिले, हमदर्दी मिले, और उसकी जो डेवलपमेंट हो वो बेस्ट वे में हो. एंड दिस इज़ द थर्ड प्रिंसिपल, and you can find this principle in Article 6. And lastly, this is the principle of respect. और respect, चूँकि बड़े क्या छोटों का respect करेंगे, but there should be respect for the views of children. And this is enshrined in Article 12. These are core 4 principles और 4 guiding principles जो चाइल्ड राइट्स को डिफाइन करने में मदद करते हैं. नाउ जो कन्वेंशन है इटसेल्फ, इट इज़ गाइडेड बाय 3 कोर कॉन्सेप्ट्स. ये 4 गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं जिनके पहले जिक्र कर चुके हैं, और जो 3 कोर कॉन्सेप्ट्स हैं, या जिन्हें हम 3 P's भी कहते हैं, जिनमें है प्रोटेक्शन, प्रोविजन एंड पार्टिसिपेशन. ये 3 P's भी कहलाते हैं: प्रोटेक्शन, provision and participation. प्रोटेक्शन के मैकेनिज्म में जो एडवर्सिटी है या वो कंडीशंस हैं जो डिग्रेडिंग टू द हेल्थ और वेल बीइंग ऑफ अ चाइल्ड है, जैसे फॉर एग्जांपल वायलेंस है, इसी तरह अब्यूज़ है, इसी तरह निगलेक्ट है, और सर्टेन अदर डिट्रीमेंटल सर्कमस्टेंसेस, malnutrition है, एक्सप्लॉइटेशन है, और सेक्सुअल अब्यूज़ है. Many forms of these adversities और maltreatments, इनसे प्रोटेक्शन. तो पहला जो कोर कॉन्सेप्ट है चाइल्ड राइट्स में, ये प्रोटेक्शन का है, और ये मोस्टली आर्टिकल 19 में, मेजॉरिटी ऑफ दीज प्रिंसिपल प्रोटेक्शन के आर्टिकल 19 में मिल जाएंगे इस कन्वेंशन के. सेकेंड इज प्रोविजन. फॉर एग्जांपल, प्रोविजंस फॉर नेम, नेशनैलिटी, और ये रीजनल, फॉर एग्जांपल आर्टिकल 18 प्रोबेबली है यूरोपियन कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का. ये रीजनल कन्वेंशन जो ह्यूमन राइट्स के हैं, उनमें भी चाइल्ड राइट्स के कुछ कुछ एलिमेंट्स मिल जाते हैं, और उसमें है राइट टू नेम, कि अच्छा नाम रखा जाए. सो इस तरह के प्रोविजंस है, राइट टू नेम है, नेशनैलिटी है, इसी तरह प्रोविजंस फॉर एडुकेट स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग है, इसी तरह सोशल सिक्योरिटी है, जिसमें हेल्थ आता है और न्यूट्रिशन आता है, और इसी तरह फन पार्क्स का भी प्रोविजन है, वो इन्हीं चीज़ों में आता है, बिकॉज रिक्रिएशन के मीन्स हैं वो सारे. ये सारे, जिसमें एजुकेशन है इटसेल्फ, प्रोविजंस फॉर एजुकेशन. और आप जानते हैं कि बिफोर 90s और 2000 ये सारी चीज़ें डायरेक्टिव्स में फॉलो करती थी डेवलपिंग नेशंस, बट नाउ इंडिया में भी दिस इज़ अ फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन. पहले ये पार्ट 4 में था सिर्फ. सो आर्टिकल्स 26, 27 और 28 में इस तरह के प्रोविजंस हैं जो प्रोविजन के कॉन्सेप्ट को कवर करते हैं. द लास्ट अमंगस्ट देम इज विद रिस्पेक्ट टू द पार्टिसिपेशन. पार्टिसिपेशन जो है वो इंक्लूसिवनेस के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है. फॉर एग्जांपल, चाइल्ड को अपनी बात को कहने का मौका देना चाहिए. यू शुड हैव अ फ्रीडम ऑफ थॉट एंड फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस एंड फ्रीडम टू एक्सप्रेस हिज व्यूज एंड फ्रीडम ऑफ थॉट्स है, कॉन्शियंस है. इसलिए यूनेस्को एंड अदर बॉडीज़ बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिशन्स और राइटिंग कॉम्पिटिशन्स और क्रिएटिव राइटिंग कॉम्पिटिशन्स और एट्सेट्रा जो चिल्ड्रन के मामले में हैं,
वो कंडक्ट करते हैं, और ये दे शुड बी अप्रिशिएटेड फ्रॉम द होम लेवल ऑल्सो, और स्कूल लेवल जो ग्रास रूट लेवल है। ये आर्टिकल्स 12 to 15 में है, these three core concepts of protection and provision and finally participation. इसके अलावा जो अगर चाइल्ड राइट्स के कन्वेंशन के बाहर भी हम देखना चाहें, फॉर एग्जांपल जो यूडी आईसीसीपीआर है उसमें आर्टिकल 23 है और 24 है, और इसी तरह आर्टिकल 10 है आईसीईएससीआर में, जो चिल्ड्रन की रेफरेंस है, जहाँ पे स्लाइट कंटेंट है चाइल्ड राइट्स को लेकर के। और there is one unique principle, most favorable conditions clause जिसे कहते हैं, most favorable conditions, ये most favorable conditions, ये एक क्लॉज है जो एक और कॉन्सेप्ट है जो आर्टिकल 41 में कन्वेंशन के मिल जाता है। इसमें एक्चुअली ये कन्वेंशन का ये प्रोविजन जो है मोस्ट फेवरेबल कंडीशन क्लॉज, इट इज़ एक्चुअली अ क्लॉज जो एकोमोडेट करता है और प्रोविजंस को ट्रीटी के बाहर, एक्स्ट्रा जुरिसडिक्शनल और बियॉन्ड द प्रोविजंस ऑफ द ट्रीटी। अगर कन्वेंशन से बाहर या ट्रीटी से बाहर कोई और प्रोविजन है किसी और ट्रीटी में या किसी और मैकेनिज्म में जो चिल्ड्रन के मामले में ज़्यादा फेवरेबल हो सकता है, तो बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 41 वो इन्वोक किया जा सकता है, एंड इट विल सुपरसीड द प्रोविजंस ऑफ दिस चाइल्ड राइट्स कन्वेंशन इटसेल्फ। और चाइल्ड राइट्स कन्वेंशन के दो ऑप्शनल प्रोटोकॉल्स हैं जो 2000 में आए। इट हैज़ टू ऑप्शनल प्रोटोकॉल्स 2000 में आए। इसका प्रोटोकॉल 1 जो है, इट डील्स विद चिल्ड्रन इन आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। प्रोटोकॉल 1, चिल्ड्रन in armed conflict, children in armed conflict। इसमें चिल्ड्रन का रिक्रूटमेंट आर्म फोर्सेस में, या मिनिमम एज जो आर्म्ड रिक्रूटमेंट के लिए होनी चाहिए, इसको अगर उसको रेगुलेट करना, और इवन अगर वो नॉन स्टेट एक्टर्स भी हैं जो उनको रिक्रूट कर रहे हैं, उनको भी रेगुलेट करता है ये ऑप्शनल प्रोटोकॉल। और उसमें ये है कि नॉन स्टेट एजेंट्स और नॉन स्टेट रिक्रूटर्स और नॉन स्टेट एक्टर्स शुड नॉट रिक्रूट चिल्ड्रन ऑफ एनी एज जो भी है इन आर्म्ड इंसर्जेंसीज और रिबेलियंस और आर्म जस्ट इन आर्मी। और सेकंड ऑप्शनल प्रोटोकॉल जो है, यही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इन द सिनेरियो ऑफ prostitution, child prostitution or child pornography or sale of children, child pornography और child prostitution। ये तीन थीम्स को सेकंड ऑप्शनल प्रोटोकॉल कवर करता है। और इसके अलावा भी जनरल कमेंट्स जो आते हैं चाइल्ड राइट्स कमेटी के, वो इन थीम्स पे आते रहते हैं जो चिल्ड्रन को कवर करते हैं। और जो सुपरविजन है मोस्टली चाइल्ड राइट्स कन्वेंशन का, इट इज़ सुपरवाइज्ड बाय द चाइल्ड राइट्स कमेटी जो इस्टेब्लिश की गई है अंडर दिस कन्वेंशन। और वो चाइल्ड राइट्स कमेटी 18 मेंबर्स, इंडिपेंडेंट मेंबर्स की है, और दे आर, और ऑब्वियसली वो चिल्ड्रन तो हो नहीं सकते, ऑल्दो यहाँ पे स्टेक होल्डर्स चिल्ड्रन है, मगर वो अडल्ट ही होते हैं, एंड वो रिनाउंड होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, इंटरनेशनली एक्लेम्ड होते हैं इन द फील्ड्स ऑफ लॉ है, मेडिसिन है, एजुकेशन है, सोशियोलॉजी है। मेजरली इन चार थीम्स को हैं, मेडिसिन, सोशियोलॉजी, लॉ और सोशल एजुकेशन। यस, एजुकेशन इज द फोर्थ। और ये चार थीम्स, इन थीम्स में रिनाउंड पर्सन्स उसके मेंबर्स होते हैं, और वो कमेटी
हर मेंबर स्टेट जो भी रेटिफाई करती है विद इन 1 ईयर रिपोर्ट देनी पड़ती है कि इसमें क्या किया गया। और इसमें यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने जब ये 1990 में आया और 1992 में एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ, और उसमें आफ्टर दैट रेजोल्यूशन जो जिसे हम कहते हैं, एक है जुवेनाइल जस्टिस को लेकर के जनरल कमेंट नंबर 32, और आप देखेंगे पूरी दुनिया में जुवेनाइल जस्टिस के कॉन्सेप्ट ने इसके बाद जोर पकड़ा। और यूरोपियन कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में भी आर्टिकल 3 में प्रोबेबली इसको लेकर के प्रोविजन है थोड़े बहुत, बट दे आर रीजनल अरेंजमेंट्स, और यहाँ हमें सिर्फ चाइल्ड राइट्स कन्वेंशन डील करनी है। यू वुड सी दैट एक केस है कोई, उसका नाम शायद टायरर वर्सेस यूनाइटेड किंगडम। इसमें यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स ने एक बच्चा था 15 साल का और उसको कैनिंग की थी, स्कूल ने डंडे मारे थे, और एक स्पेशल ऑर्डर पास हुआ था, उसको कॉर्पोरल पनिशमेंट को वायलेशन माना ह्यूमन राइट्स का, एंड वायलेशन ऑफ द यूरोपियन कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट्स आर्टिकल 3 का, एंड हैवी कंपनसेशन वाज to paid towards the child. So, and this was that it was held that corporal punishment जो है, it is a degrading form of punishment, और it is violation जो भी, और it was a judicial corporal punishment because that child जो है इसको कैनिंग का ऑर्डर किसी जुडिशियल ऑर्डर से दिया गया था, बट यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स फाउंड इट इन वायलेशन ऑफ आर्टिकल 3 of ECHR. If you look at the constitutional mechanism of child protection in India, कई सारे प्रोविजंस हैं, जैसे आप देखेंगे फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 15 में सब क्लॉज 3 है विमेन एंड चिल्ड्रन को लेकर, यू कैन सी दैट वो भी है एक। इसके अलावा 21A है, राइट टू एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, तो ये भी एक प्रोविजन है फंडामेंटल राइट्स में। ये 3 है, रादर 23 भी इट सेल्फ है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट इन हैजार्डस फैक्ट्रीज एट्सेट्रा। सो ये 3 मेजर इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं जो फंडामेंटल राइट्स में। इसके अलावा डायरेक्ट प्रिंसिपल्स में भी हैं कुछ, जैसे 39F है और 45 है, 47 है, ये डायरेक्ट प्रिंसिपल्स में है, ये फंडामेंटल राइट्स में है, ये डायरेक्ट प्रिंसिपल में है, डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी 51A में जो हैं ड्यूटीज़, उसमें के ड्यूटीज़ हैं ABCDFGHIJK, उसमें एक ड्यूटी है चिल्ड्रन को लेकर के, उसका प्रोविजन है। कॉन्स्टिट्यूशनली ये मैकेनिज्म अडॉप्ट किया गया था, बट फॉर द फर्स्ट टाइम जो कमीशन बना, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, एक नेशनल कमीशन है विच इज़ मच लेस हर्ड ऑफ, और उनको टेक्स्ट बुक्स में अक्सर इसका डिस्कशन ही नहीं मिलता है। नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, ये बनाया गया बाकायदा, और ये एक कमीशन है। चाइल्ड राइट्स एक्ट तो नहीं आया कोई, बट ये कमीशन इस्टेब्लिश हो गया 2005 में बाय वर्चू ऑफ एन एक्ट। एक एक्ट आया था, द कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005, और वो कमीशन इटसेल्फ या ये एक्ट इटसेल्फ रेफरेंस देता है प्रियम्बल में टुवर्ड्स द चाइल्ड राइट्स कन्वेंशन 1989, जिसका इंडिया सिग्नेटरी है, एंड टुवर्ड्स अदर जनरल असेंबली रेजोल्यूशंस या समिट्स जो भी हुए। फॉर एग्जांपल उसमें एक समिट हुई थी 2003 में प्रोबेबली, और 2002 में भी एक हुई थी जिसमें था अ वर्ल्ड फिट फॉर चाइल्ड, या इस तरह का थीम था, अ वर्ल्ड फिट फॉर चिल्ड्रन। इन समिट्स की तरफ इशारा करके एक कमीशन इस्टेब्लिश करता है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, और रेफर करता है टुवर्ड्स द CRC 1989. Ironically, it does not define, it defines child rights in context of Child Rights Convention, but it doesn't define the child. The term child has not been defined.
बट ये है एक मैकेनिज्म है इन प्लेस जो चाइल्ड राइट्स को, और इसमें एक हॉटलाइन सेल भी है जिसमें चाइल्ड राइट्स के अब्यूज़ को लेकर के कंप्लेंट्स भेजी जा सकती हैं कमीशन को. Now we move towards the another topic, that is in respect of minorities. Minorities को लेकर के जो मैकेनिज्म है इंटरनेशनली वो उतना साउंड नहीं है, दो बहुत सारे रेफरेंसेस माइनॉरिटीज़ को लेकर के दिए हुए हैं. माइनॉरिटीज़ में इसको नेशनल माइनॉरिटीज़ कहें तो बेहतर है, बिकॉज जो रेफरेंस है मोस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स में इंटरनेशनली वो नेशनल माइनॉरिटीज़ की तरफ है, माइनॉरिटीज़ की तरफ नहीं है. अब नेशनल माइनॉरिटीज़ को लेकर के यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का जो मेजर मैकेनिज्म है, इट वाज रेगुलेटेड बाय, पहले तो ये लीग ऑफ नेशंस में ऑब्वियसली था, और बिकॉज ये चूँकि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के आफ्टरमाथ में जो अरेंजमेंट्स टेम्पररी इन प्लेस आए लीग ऑफ नेशंस में, तो उसमें कोई स्पेसिफिक प्रोविजन माइनॉरिटीज़ को लेकर डील नहीं कर रहा था, दो बाई जनरल मैकेनिज्म जो अब्यूज़ है वो उनको डील किया जाता था. बट आफ्टर दैट जो इकोसॉक है, इकोसॉक की वजह से इस्टेब्लिश जो हुआ सब कमीशन फॉर द प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़, that took over the issue of minorities, national minorities rather. और ये सब कमीशन जो है now it's a part of Human Rights Council. सब कमीशन ये एक्चुअली पहले था सब कमीशन ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, और ये 1999 में इसका जो सब कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ promotion and protection of national minorities, call this sub commission of national minorities. हम इसको इसी नाम से जानेंगे बिकॉज इतना लंबा चौड़ा नाम तो बहुत मुश्किल है. सब कमीशन फॉर नेशनल माइनॉरिटीज़ 1999 में इसका नाम बदल करके सब कमीशन फॉर प्रोटेक्शन, प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स बना दिया गया. तो माइनॉरिटीज़ के अंदर ह्यूमन राइट्स में सब ये सब आ गया, तो इसमें इसका नाम बदल दिया गया. बट 2006 में चूँकि वो भी चला गया सिक्योरिटी सॉरी ह्यूमन राइट्स काउंसिल के अंडर, तो अब ये सारा काम ह्यूमन राइट्स काउंसिल ही डील करती है. Let's move towards the word minority itself. Majority of the documents जो internationally है, they fail to define the term minority. Although minorities को on the basis of language, जिन्हें हम कहते हैं linguistic minorities या linguistic हैं, और religious है, और ethnic है, इस तरह की माइनॉरिटीज़ हैं जिनको डील किया गया है. लिंग्विस्टिक है, रिलीजियस है, कल्चरल भी है. यस, कल्चरल माइनॉरिटीज़, ये चार माइनॉरिटीज़ मेजरली जो जहन में आ रही हैं. इन चार माइनॉरिटीज़ का अक्सर थोड़ा कंटिन्यूसली और जहाँ जिक्र मिल जाता है, एक लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, रिलीजियस माइनॉरिटीज़, एथनिक और कल्चरल माइनॉरिटीज़. और जो मेजर डॉक्यूमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल UDHR है और UN चार्टर है, देयर इज नो रेफरेंस ऑफ माइनॉरिटीज़ इन देम. कोई भी रेफरेंस नहीं है. फॉर द फर्स्ट टाइम अगर हम देखेंगे तो ICCPR में आर्टिकल 27 में इसका जिक्र है. ICCPR आर्टिकल 27, दिस वाज द फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट ICCPR 1966 जिसने माइनॉरिटीज़ की तरफ थोड़ा रेफरेंस दिया. ICESCR जो है इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट्स का, उसमें कोई डायरेक्ट रेफरेंस तो नहीं है माइनॉरिटीज़ को लेकर के, बट कुछ इनडायरेक्ट रेफरेंसेस हैं, जैसे आर्टिकल 6 है, 7 है, इसी तरह आर्टिकल 13, 14, 15 है. उनमें रेफरेंसेस हैं बट दे आर इनडायरेक्ट रेफरेंसेस. प्रीवियसली जो कन्वेंशन है, जो फर्स्ट कन्वेंशन है ट्रीटी बेस्ड मैकेनिज्म में, जो ICE इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जिसे हम सर्ड भी कहते हैं, कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन. इसमें ट्रेडिशनली रेशियल डिस्क्रिमिनेशन में माइनॉरिटीज़ भी आते थे जो नेशनल या एथनिक ओरिजिन के हों, या जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो ऑन द बेसिस ऑफ रेस है, कलर है, डिसेंट है. प्रीवियसली द थीम ऑफ माइनॉरिटीज़ was deemed to fall in this.
बट आफ्टर द फॉर्मिंग ऑफ द सब कमीशन माइनॉरिटीज़ का इशू सेपरेटली डील किया जाने लगा और ये यूनाइटेड नेशन ने स्पेसिफिकली इस थीम को अंडरटेक किया। तो प्रेजेंटली अगर हम देखेंगे माइनॉरिटीज़ का इशू कहाँ डील होता है, वी कैन से कि एक तो है ह्यूमन राइट्स कमेटी इटसेल्फ, ह्यूमन राइट्स कमेटी जो ICCPR की है बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 26 एंड 27 ऑफ ICCPR। एक तो ये डील करती है और इसके जनरल कमेंट्स जो आते हैं, प्रोबेबली जनरल कमेंट नंबर 23 स्पेसिफिकली माइनॉरिटी इश्यूज को लेकर डील करता है। यू शुड वेरीफाई दैट जनरल कमेंट नंबर, बट एज फार माई मेमोरी टेल्स मी इट्स जनरल कमेंट 23 ह्यूमन राइट्स कमेटी का। एंड देयर इज वन जजमेंट ऑल्सो, बैलेंटाइन वर्सेस कनाडा, बैलेंटाइन वर्सेस कनाडा, ये डील करता है ये इस थीम पे, जिसमें कनाडा एक सेक्ट को ये कहा गया कि उनके दे आर द माइनॉरिटी, नेशनल माइनॉरिटी ऑन ऑन सर्टेन बेसिस, और उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ इट वाज इन वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल नॉर्म्स ऑन प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़। इसके अलावा जो प्रोसीजर है 1503 मैंने पहले जिक्र किया था, जो जनरल प्रोसीजर है जो पहले डील किया जाता था, चार्टर बेस्ड मैकेनिज्म ही माना जाता है उसको। तो एक प्रोसीजर जिसे हम कहते हैं प्रोसीजर 1503 बिफोर सर्ड कमेटी जो है कन्वेंशन ऑन ऑल फॉर्म्स ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन में, और इसमें भी माइनॉरिटीज़ के इश्यूज़ को, इसके अलावा माइनॉरिटी फोरम्स हैं, कुछ माइनॉरिटी फोरम्स जिसमें कुछ रेपोटियर्स है, आप देखेंगे विटेकर रिपोर्ट जो आई थी आर्मीनियन माइनॉरिटीज़ पे, इस तरह के रिपोर्टियर्स के ज़रिए से वो उठाए जाते हैं। या लास्टली इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स जिन्हें हम कह सकते हैं, इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स और माइनॉरिटी, इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट और इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स ही हैं ये, इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स विद रिस्पेक्ट टू माइनॉरिटी इश्यूज जो भी होंगे, जिन्हें स्पेशल रेपोर्टियर्स कहते हैं, वो स्पेशल रेपोर्टियर्स फोरम के अलावा काम करते हैं। तो ये कुछ मैकेनिज्म्स हैं जो कि ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने अब ये अंडरटेक किया हुआ है। ये सारे मैकेनिज्म्स अपार्ट फ्रॉम दिस वन, ये सारे काम करते हैं ह्यूमन राइट्स काउंसिल के अंडर। तो ह्यूमन राइट्स, देयर शुड हैव बीन अ स्पेशल कन्वेंशन जो माइनॉरिटीज़ को लेकर के डील करता, बट जो रेजोल्यूशन आया 1992 में प्रोबेबली जनरल असेंबली का स्पेशल रेजोल्यूशन आया माइनॉरिटीज़ को लेकर के, और आई डोंट रिमेंबर व्हाट इज द रेजोल्यूशन नंबर, इट्स प्रोबेबली आई डोंट रिमेंबर व्हाट्स दैट। उस रेजोल्यूशन के बाद यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली रेजोल्यूशन के बाद heavy stress was put and weight was put by the General Assembly behind setting up of minority commissions or statutory minority mechanisms for the protection of minorities globally by the Committee of Nations within their domestic domain. So, and you know that Commission for Minorities was established in India by Commission of Minorities Act, Commission for the Protection of Minorities, a commission for है इसका नाम, Commission for Minorities Act, Commission for Minorities Act, ये 1992 में establish हुआ, and for the first time ये एक statutory mechanism protection of minorities के लिए आया। इसमें लेकिन strange ये है कि minorities की definition फिर से नहीं है, there is no definition, और even constitution में भी जो आपको provisions मिलेंगे minorities को लेकर के, constitution definition नहीं देता minorities की, दो mechanism तो थोड़ा बहुत है in place, for example fundamental rights में article 29 and 30 specifically minorities ही के protection को लेकर के है, but they don't define minorities except they actually ये article identify करते हैं, and Commission of Minorities Act में भी है ये, it identifies
5 कम्युनिटीज़, ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिटी उनको माइनॉरिटी इस्टेब्लिश किया गया है, आइडेंटिफाई किया गया है। उसमें क्रिश्चियंस हैं और मुस्लिम्स हैं, सिख्स हैं और बुद्धिस्ट एंड पारसीज जिन्हें ज़ोरोस्ट्रियंस भी कहते हैं। और लेटली इन 2014 इसमें जैनास को भी बाय नोटिफिकेशन ऐड किया गया। नाउ देयर आर 6 कम्युनिटीज़ जो माइनॉरिटीज़ में आती हैं, बट डेफिनेशन कोई नहीं है। इवन लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के प्रोविजन तो हैं, आर्टिकल 350A और 350B में भी है। रादर ये 2 प्रोविजंस हैं जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ से डील करती हैं। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, बट डेफिनेशन कोई नहीं है इनके प्रोटेक्शन और प्रमोशन के लिए। मैकेनिज़्म है। सो मेजरली जो मैकेनिज़्म है, बिफोर कंक्लूडिंग विल से दैट कि जो 1503 प्रोसीजर के अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट मैकेनिज़्म है इन एब्सेंस ऑफ एनी स्पेसिफिक कन्वेंशन डीलिंग विद द प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़, वो यही सब कमीशन है जो अब ह्यूमन राइट्स काउंसिल के अंडर काम करता है। सब कमीशन फॉर प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ माइनॉरिटीज़ जो था पहले, और फिर वो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स हो गया, तो अब वही काम करता है। और इसमें जो सब कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज़ सबस्यूम हो गया है, इट इज़ एन इंडिपेंडेंट बॉडी जिसमें 26 मेंबर्स हैं, और उसको रिपोर्टिंग मैकेनिज्म के ज़रिए से ही वो वेरियस ह्यूमन राइट्स ट्रीटीज़ स्टैंडर्ड्स जो भी ह्यूमन राइट्स को लेकर है, और स्पेसिफिकली उनका रिपोर्टिंग मैकेनिज्म वॉच ओवर करती है विद रिस्पेक्ट टू माइनॉरिटीज़। और रिपोर्ट जाती है एनुअली, हर मेंबर स्टेट से रिपोर्ट जाती है दिस सब कमीशन के पास, और फिर वही जो रिपोर्टिंग एंड क्या कहते हैं उसको मॉनिटरिंग मैकेनिज्म है वो सिमिलर है जैसे मोस्ट ऑफ द ट्रीटी बॉडीज़ में होता है। दैट्स ऑल इन केस ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड वल्नरेबल ग्रुप्स। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस रीजनल मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमन राइट्स।